नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स 2020 की रिवीजन सीरीज में। आज ये जनवरी का लास्ट सेगमेंट है। 7वें भाग में हम जनवरी को आज पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम फरवरी पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था सर कि आज जनवरी कब तक चलेगा, फरवरी कब स्टार्ट होगा। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको फुल डिटेल में रिवीजन करा रहा हूँ। इस तरह से रिवीजन करा रहा हूँ कि अगर आप इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें करंट अफेयर्स में, तब भी मेरा प्रयास यही है कि सारा का सारा करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो इसमें से ही आ जाए। और करंट अफेयर्स के साथ में इसमें सामान्य अध्ययन, उससे लिंक जीके को भी इंक्लूड कर रहा हूँ बार बार, जिससे कि करंट के क्वेश्चंस और साथ में जीके के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिल सकें। तो धैर्यपूर्वक इस सीरीज को फॉलो करिए, रेगुलरली देखिए और जितना ज़्यादा हो सके बार बार रिवीजन करिए। नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल वीडियो को 2 से 3 बार जो है रिवीजन करके देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और 1 महीने में मैं जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट देखते हैं। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो संविधान जो शब्द है उसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। संविधान का अर्थ है मूलभूत सिद्धांतों की इकाई या स्थापित दृष्टांत जिनके अनुसार एक देश या संगठन शासित होता है। भारतीय संविधान के 2 अहम संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के निरस्त किए जाने पर संविधान शब्द ने अगस्त 2019 में पहली बार व्यापक स्तर पर अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इससे पहले नारी शक्ति जो शब्द है इसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना गया था। अगला अपडेट देखते हैं। देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? सबसे जरूरी ये है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि में देश की पहली सुपर लैब फैब का उद्घाटन किया। सुपर फैब लैब को KSUM यानी केरल स्टार्टअप मिशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये प्रयोगशाला फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करेगी। फैब लैब डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। इसे आम भाषा में कैसे कुछ भी बनाया जा सकता है यानी हाउ टू मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग व्यवसायों में प्रोटोटाइप विकसित करने और शिक्षा में भी किया जाएगा। अगला अपडेट देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के कोणार्क में। सबसे ज़रूरी इसका स्थान है क्योंकि हर साल जो है इसका स्थान चेंज होता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा सरकार तथा फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि जो पर्यटक 1 वर्ष में देश के 15 स्थानों की यात्रा करते हैं उनकी यात्रा का व्यय केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार के पर्यटकों को अपने गृह राज्य के अलावा अन्य राज्यों में यात्रा करनी होगी तथा पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर फोटो सबमिट करने होंगे। अगला अपडेट देखते हैं। पद्म विभूषण सम्मान। तो पद्म विभूषण सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है और वो इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। ये महत्वपूर्ण है। वे विश्व की एकमात्र मुक्केबाज हैं जिन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 8 पदक जीते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस बार कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है ये? तो एक एक करके देख लेते हैं। जॉर्ज फर्नांडीज, इनको मरणोपरांत, इनका क्षेत्र क्या था? राजनीति क्षेत्र था और बिहार राज्य से आते हैं। अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, राजनीतिक क्षेत्र के हैं, दिल्ली से आते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ राजनीतिक क्षेत्र के हैं और मॉरिशस के हैं ये। MC मैरी कॉम खेल जगत की हैं, मणिपुर से आती हैं। छन्नू लाल मिश्र कला संस्कृति से हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। सुषमा स्वराज, इनको भी मरणोपरांत राजनीति के क्षेत्र में थी, दिल्ली से संबंधित हैं।
और श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी पजवरा अधोजक मठ उडुपी, इनको भी मरणोपरांत जो है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कर्नाटका से आते हैं। तो ये 7 व्यक्तियों को, जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, इनको जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अगला अपडेट देखते हैं। भारतीय बैंक संघ यानी IBA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हम CEO कहते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इन्होंने VG कन्नन का स्थान लिया है, जिनके द्वारा 31 दिसंबर 2019 को अपने पद से इस्तीफा दिया गया था। IBA के प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो SBI के जो प्रमुख हैं रजनीश कुमार, वही जो है IBA के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। IBA भारतीय बैंकों व वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। भारतीय बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग सेक्टर के साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला अपडेट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में प्रथम पुरस्कार। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड निकली थी राजपथ पे। इसमें जो है प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं झांकियों को। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इस झांकी के द्वारा असम की विशिष्ट शिल्पकला तथा संस्कृति को दर्शाया गया है। असम के बाद उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों ही दूसरे नंबर पर रहे। उड़ीसा की झांकी में भगवान लिंगराज का रुकुना रथ यात्रा को दर्शाया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर को दर्शाया गया था। अगला प्रश्न। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं। किस देश के? तो इनको कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी ने 28 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उसके बाद जो है शेख बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला अपडेट। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन। तो ये आलू सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया 28 से 30 जनवरी के मध्य, और ये 3 दिनों का आयोजन था। इससे पहले 2 वैश्विक आलू सम्मेलनों का आयोजन 1999 और 2008 में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ICAR, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला और पेरू के लीमा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ के द्वारा किया गया है। तो ये जितने भी आलू से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, इनका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख घटक आलू सम्मेलन, कृषि प्रदर्शनी और आलू फील्ड डे था। इस सम्मेलन में 10 विषय शामिल किए गए थे, जिसमें से 8 विषय बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर आधारित थे और शेष 2 विषय आलू व्यापार और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन व नीतिगत मुद्दे थे। अगला अपडेट महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको विशेष कर कहीं नोट कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा? सीधा प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है। 2024 तक भारतीय रेलवे का संपूर्ण विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करने का सरकार ने मूड बनाया है। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारतीय रेलवे 100% विद्युत से संचालित होने वाला प्रथम रेलवे होगा विश्व का। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य भी रखा है। ये भी महत्वपूर्ण है कि शून्य उत्सर्जन नेटवर्क का निर्माण भारतीय रेलवे कब तक करेगा? वर्ष 2030 तक। 2019 में रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक हासिल करने की योजना बनाई थी। 17-18 तक 4087 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत किया जा चुका है, लेकिन नया लक्ष्य क्या है? 2024। आगे चलते हैं। रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस देश के साथ ये समझौते हुए हैं।
तो भारत ने ब्राज़ील के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच 15 समझौतों में तेल व गैस, खनन, साइबर सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं और इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहा, क्योंकि वर्तमान में ही दोनों देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के राष्ट्रपति जे.एम. बोल्सोनारो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे। अगला अपडेट देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए गति पोर्टल लॉन्च किया। आपको नाम याद रखना है, इस पोर्टल का क्या नाम है? गति पोर्टल। गति पोर्टल को राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। इस पोर्टल की मॉनिटरिंग NHAI अधिकारियों की टीम के द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। अगला अपडेट, हरित रत्न पुरस्कार 2019। तो हरित रत्न पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया? हरित रत्न पुरस्कार 2019 से तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एन कुमार। ये क्या हैं? ये वाइस चांसलर हैं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के। इन्हें यह पुरस्कार कृषि व्यवसाय में 30 करोड़ रुपए की उद्यमिता परियोजना के प्रसार और तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र की ओर छात्रों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार हाल ही में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में प्रदान किया गया। अगला अपडेट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया गया। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। तो भुवन पंचायत 3.0 क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह पोर्टल इसरो की उपग्रह टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 वर्ष तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट की सहायता से ग्रामीण विकास नियोजन में काफ़ी सहायता मिलेगी। भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है और इसके द्वारा यूज़र पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकते हैं। तो मेन रूप से आपको यही याद रखना है कि ये जो है एक एप्लीकेशन है, एक तरह का ऐप है जो सैटेलाइट पे बेस्ड है और इसमें जो है पृथ्वी के किसी भी हिस्से को 2D और 3D रूप में देखा जा सकता है। भुवन गेल पहल के द्वारा पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग की जाती है और इसके अलावा भुवन पोर्टल की सहायता से सभी ग्रामीण पंचायतों में मनरेगा की जियो टैगिंग भी की जा रही है। अगला अपडेट, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। सेंटर हॉल और 8 परिधीय हॉल सहित बने मेडिटेशन सेंटर में 1 लाख लोगों का ध्यान लगाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। अगला अपडेट, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए एक ऑपरेशन चलाया। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया था। मेडागास्कर में कौन सा एक चक्रवात आया था? डीएनए से ही बचाने के लिए वनीला लॉन्च किया गया था और डीएनए के कारण देश में भारी तबाही हुई। मेडागास्कर द्वारा सहायता की मांग के बाद भारतीय नौसेना के पोत एरावत को आपदा राहत मिशन पर भेजा गया था। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी अंतानानारिवो में स्थित है। अगला अपडेट, संप्रति संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन। संप्रति आप जानते हैं लगभग हर साल होता है और ये किन किन देशों के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ये नियमित सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास का आयोजन 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच मेघालय में किया गया। ये दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। अगला अपडेट, भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र से अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने थाईलैंड में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है।
संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसी भी देश में उसके मिशन का प्रमुख दूत होता है। इनके पास शांति स्थापना और सामाजिक नीति में 2 दशकों का अनुभव है, इसीलिए इनको जो है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अगला अपडेट महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में असम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उड़ीसा को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब को काफ़ी नीचे के रैंक प्राप्त हुए हैं। इस सर्वेक्षण को 4 प्रमुख पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स पर तैयार किया गया। ये पैरामीटर्स हैं बजट की प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रकाशन, बजट के बाद वित्तीय प्रबंधन तथा बजट को नागरिकों के लिए मैत्रीपूर्ण बनाना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। कौन सा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह भ्रष्टाचार के कारण होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य करता है और ये प्रतिवर्ष वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक भी जारी करता है। अगला अपडेट, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा रेलेंटलेस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये क्या है? ये यशवंत सिन्हा की आत्मकथा। यशवंत सिन्हा ने 1990 से 91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री एवं मार्च 1998 से जुलाई 2002 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। अगला अपडेट देखते हैं। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिसंबर 2019 की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है उसको नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों की सूची में जो दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुई थी उसमें प्रथम स्थान मिला है। एक बात यहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सूची जो है हर 6 महीने पर अपडेट होती रहती है, इसलिए इसके बारे में खुद को अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर उड़ीसा का बोलनगीर जिला रहा, जबकि तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला रहा और चौथे स्थान पर झारखंड का साहिबगंज, 5वें स्थान पर असम का हैलाकंडी जिला रहा। इन जिलों का मूल्यांकन स्वास्थ्य व पोषण, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेश, आधारभूत संरचना तथा जल संसाधन के आधार पर किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं उनका विशेष रूप से विकास करना। अगला अपडेट, भारतीय रेलवे द्वारा पहले कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो भारतीय रेलवे द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन भुवनेश्वर में पहले कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना की गई है। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह संयंत्र पेटेंटकृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है जिसे पॉलीक्रैक कहा जाता है। यह प्रक्रिया लाइट डीजल तेल के रूप में ऊर्जा उत्पादन करेगा जिसका इस्तेमाल भट्ठियाँ जलाने में किया जाता है। अगला अपडेट, 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 20 क्वालिफिकेशन अंक हासिल किए जिससे वे तालिका में शीर्ष पर रहे। चेक रिपब्लिक के थॉमस बॉबेक दूसरे, जबकि जर्मनी के मैक्सिमिलियन लेब तीसरे स्थान पर रहे। अगला अपडेट, आभासी या वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस पुलिस स्टेशन में लोग बिना पुलिस स्टेशन जाए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिसकी जांच स्टेट क्राइम ब्यूरो करेगी। अगला अपडेट, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन। तो 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में 1 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष सूरजकुंड मेले की थीम राज्य कौन थी? हिमाचल प्रदेश। ये पूछा जा सकता है क्योंकि हर बार जो है थीम जो स्टेट होती है वो बदल जाती है। तो इस बार इसकी थीम स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश थी
और उज्बेकिस्तान इस मेले का भागीदार देश रहा। ये भी पूछा जाता है, एक बार पूछा जा चुका है, क्योंकि हर बार जो है भागीदार देश इस मेले में बदल जाता है। अगला अपडेट जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिप्री द्वारा विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 जारी की गई। तो 27 अप्रैल को सिप्री, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट। इसमें बताया जाता है कि कौन सा देश अपने सैन्य खर्च के लिए कितना पैसा खर्च करता है। तो सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अमेरिका सैन्य खर्च करता है, 732 बिलियन डॉलर। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है, 261 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे भारत है, 71.1 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पे रूस और पाँचवें नंबर पर सऊदी अरब है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, गत वर्ष यानी 2018 की तुलना में भारत का जो सैन्य खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ा है, 6.8% बढ़ा है, और ये बढ़कर 71.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि इसकी जीडीपी का कितना है, 2.4%। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कितना अपनी जीडीपी के क्रम में जो है सैन्य खर्च करता है, तो 2.4% जो है टोटल जीडीपी का जो है भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। और वर्ष 2019 में संपूर्ण सैन्य खर्च, जो किसके बारे में बात हो रही, पूरे विश्व के सैन्य खर्च की, पूरे विश्व की जो वैश्विक जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसका 2.2% जो है 2019 में खर्च किया गया है। अगला अपडेट, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। वे विश्व के इस खिताब को जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी भी कहा जाता है। वे मौजूदा टीम की कप्तान भी हैं, और 2020 में रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं, युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को बढ़ाया गया है। तो किस सरकार ने बढ़ाया? मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवकों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। युवा स्वाभिमान योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को 100 दिन का रोजगार तथा स्टाइपेंड प्रदान करना है, और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला अपडेट, सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेपाल ने। नेपाल ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे का आयोजन करके एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर पर लगभग 5,340 मीटर यानी 17,515 फीट की ऊंचाई पर जो है इस फैशन शो का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 अलग अलग देशों की 18 सुपर मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ये शो नेपाल सरकार के विजिट नेपाल 2020 कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला अपडेट, चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को भी हाल ही में मंजूरी मिली है, और इसमें जो है सबसे बड़ी जो बात है वो गर्भपात कराने का जो समय है उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी देते हुए गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह का प्रावधान कर दिया है। इस बिल के द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा, और इस बिल को आने वाले संसद के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह केवल विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए लागू होगा, जिनमें बलात्कार पीड़ित, दिव्यांग महिलाएं इत्यादि शामिल हैं। इस बिल की सहायता से महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात कराने की सेवा मिलेगी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति के चलते समय सीमा को बढ़ाया गया है, और इस संशोधन का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रखा गया था। भारत में पहली बार कानूनी रूप से गर्भपात को वैध बनाने के लिए साह समिति का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण है आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, भारतीय थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कौन है वो कलाकार? वो कलाकार हैं संजना कपूर। संजना कपूर को थिएटर क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेवेलियर डंस
लॉरे देस आर्ट्स एट देस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है। संजना कपूर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में जनवरी 2020 का पूरा करंट अफेयर्स 7 पार्ट्स में समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो से हम फरवरी को स्टार्ट करेंगे। इन वीडियोस को बार बार रिवाइज करके देखते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपको जो है इससे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।